हेलो दोस्तों, मैं मित्र त्रिपाठी माई गुरु में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे हम लोग साइंस की एक श्रृंखला लेके चल रहे थे, इस श्रृंखला में आज एक चैप्टर के साथ आपकी शुरुआत होती है। इस चैप्टर का नाम है लाइट। आपने लाइट का एक लेक्चर पढ़ा, कुछ टॉपिक उस पर रह गए थे जो आज लेक्चर 2 में हम लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप ये लाइट का लेक्चर 2 जो है उस पर आप डिफरेंस केवल इतना है लेक्चर 1 से कि बहुत सारे टॉपिक जो लेक्चर 1 में रह गए थे हमारे, वो आज हम लेक्चर 2 में पढ़ेंगे और इससे शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रकाश या लाइट, यही अपना पहला चैप्टर था। ठीक है, प्रकाश हम लोगों ने इस पे बात की थी कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक वेग से चलने वाली तरंगे हैं। मतलब क्या है, ये वेव्स हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था वेव्स एक्चुअली 2 प्रकार की होती हैं। पहले प्रकार की वेव्स जो होती है उनको बोलते हैं यांत्रिक तरंगे या मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। आगे जब आप वेव्स का लेक्चर पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, पर इसके लिए मीडियम या माध्यम की आवश्यकता होती है। दूसरी प्रकार की जो तरंगे हैं ये कहलाती है विद्युत चुंबकीय तरंगे, या इनको दोस्तों कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बिना माध्यम के भी तेजी से दौड़ती हैं। तो प्रकाश एक्चुअली में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। यांत्रिक तरंगे भी आपने पढ़ी हुई 2 प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, और विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं इनको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, बिना मीडियम के काफी तीव्र गति से चलती है। इनकी गति दोस्तों लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, अच्छी खासी गति होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इस गति से चलते हुए ब्रह्मांड में सर्वाधिक गति से चलती है, इसलिए आप देखते हो प्रकाश जो है वो काफी दूरी ट्रैवल करता है। आपको देखिए छोटे छोटे स्टार्स दिखाई देते हैं, पर वो क्यों दिखते हैं, क्योंकि उनसे आने वाला प्रकाश आपकी रेटिना में पड़ रहा है, तभी तो आपको चमकते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि हम लोगों ने परावर्तन का सिद्धांत इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि हमें कोई वस्तु कब दिखाई देती है। कोई वस्तु में दोस्तों तब दिखाई देती है जब उससे टकरा कर आने वाला प्रकाश हमारी रेटिना में पड़ता है, तभी वो वस्तु हमें दृश्यगत होती है। तो अगर प्रकाश हमें दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उस वस्तु से टकरा कर प्रकाश आपकी रेटिना पर पड़ रहा है, तभी वस्तु आपको दृश्यगत हो रही ना। तो इसका मतलब ये होता है कि जो प्रकाश है वो काफी दूरी तय करता है, यानी आप ब्रह्मांड में काफी तेजी से घूमता रहता है। रीजन, क्योंकि ये द्रव्यमान रहित है, इसीलिए इसका क्षरण भी नहीं होता, द्रव्यमान रहित होने के कारण। क्या आप जानते हैं myeguru.com पे आप खुद चुन सकते हैं अपना ई गुरु और पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा कोर्स बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल फीस पे, और इन 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ असाइनमेंट्स लाइक DPPs, शीट्स, रैंक पोस्टर क्वेश्चन बैंक्स आफ्टर ईच लेक्चर, video lectures and live doubt clearing sessions by best faculty of Kota, Delhi and Patna at very affordable fees. Best online testing platform with AI-enabled assessment and feedback. And important of all, monthly live PTM conduction in small groups. मैंने आपको बताया भी था इसका भार भी नहीं होता, क्योंकि इसका मास नहीं होता। ठीक है, वेट क्या होता है, W = mg, मास इंटू ग्रेविटी। और जब इसका मास ही नहीं होता तो ग्रेविटी की वैल्यू कुछ भी हो, वेट 0 होता है, इसीलिए इसको आप टच नहीं कर सकते और छू नहीं सकते। ठीक है, और इस गति से ये तेजी से चलता है और 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेता है। तारे इनका एकमात्र प्राकृतिक स्रोत है, यानी अगर इसको आप नेचुरल फॉर्म में कहें तो इनको आपको स्टार्स जो है उससे आपको मिलता है। प्रकाश के गुणों को कारण इसकी प्रकृति को लेकर वैज्ञानिकों में मतभेद है। देखिए, प्रकाश के अपने कई सारे गुण हैं। देखिए, गुण ये है कि कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये कणों के रूप में है। ठीक है, कुछ वैज्ञानिक मानते हैं नहीं, ये तरंगों के रूप में है। जैसे न्यूटन ने इसे कणों के रूप में व्याख्यायित किया है, इसी को न्यूटन का कणिका सिद्धांत या कार्पिकल्स थ्योरी कहते हैं, जबकि हाइजेनबर्ग ने इसको तरंगों के रूप में। और आश्चर्य की बात, दोनों ने इसको प्रूव करके भी दिखाया है। न्यूटन ने अगर कणिका सिद्धांत कहा तो न्यूटन ने, आपने देखा होगा न्यूटन की व्हील थ्योरी, न्यूटन ने उसको व्हील को घुमाकर यह भी सिद्ध कर दिया कि नहीं, ये कणों के रूप में है।
हाइजेनबर्ग ने इसको एक पिन होल कैमरे से इजीली सीधा निकाल के ये भी तय कर दिया कि ये तरंगों के रूप में भी है, यानी कहीं ना कहीं न्यूटन भी सही हुए और हाइजेनबर्ग भी सही हुए। तो इसका मतलब ये दोहरी प्रकृति रखता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको न्यूटन का कार्पिकल सिद्धांत भी कहा गया, क्योंकि न्यूटन ने इसको कार्पिकल से कणिकाओं के रूप में व्याख्यायित भी कर दिया, और हाइजेनबर्ग ने बाद में इसको तरंगों के रूप में भी व्याख्यायित कर दिया। यानी हाइजेनबर्ग और न्यूटन दोनों सही निकले। तो अब भाई चर्चा का विषय ये है ना कि ये होना क्या चाहिए, क्या ये कणों के रूप में होना चाहिए या ये तरंगों के रूप में होना चाहिए। तो पाया गया कि वास्तव में ये दोनों फॉर्म में, ये कणों के रूप में भी और तरंगों के रूप में भी है, ठीक है। इसी को कहा गया न्यूटन्स का पहले वाले कहा गया न्यूटन्स का कणिका सिद्धांत, दूसरे वाले कहा गया हाइजेनबर्ग का तरंग सिद्धांत, ठीक है। बाद में कहा गया ना भाई प्रकाश दोहरी प्रकृति रखता है, जिसे प्रकाश की द्वैती प्रकृति या दोहरी प्रकृति कही गई कि ये अपनी जो गुण है ये तरंगों के रूप में भी व्याख्यायित करता है और कणों के रूप में भी, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन, जिनके बारे में आपने सुना होगा, दुनिया के महान वैज्ञानिक, जिन्हें 1921 में नोबेल भी मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। इसी चैप्टर में आप उसको पढ़ेंगे, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। उन्होंने कहा कि जब किसी मेटल पर प्रकाश पड़ता है तो वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने लगता है, ठीक है। इसी प्रकाश वैद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक के कारण, इफेक्ट के कारण अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में नोबेल भी मिला। तो आइंस्टीन साहब ने बताया कि प्रकाश जो है वह ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडलों के रूप में होता है, ठीक है। छोटे छोटे टीनी पैकेट्स, इन्हीं पैकेट्स को फोटान या क्वांटा कहा जाता है। पूरी क्वांटम फिजिक्स इसी पे निर्भर करती है। इन्होंने कहा इसे फोटान या क्वांटा कहा जाता है या फोटान कहते हैं। आइंस्टीन के अनुसार किसी सतह से जब प्रकाश किरणें टकराती हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। यही घटना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाती है, ठीक है। इसी प्रकाश के संबंध में ही आइंस्टीन ने एक बात और कही कि एनर्जी नेवर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, क्योंकि प्रकाश भी आपने देखा होगा एक ऊर्जा है, परंतु उसका भी क्षरण नहीं होता। तो आप इस बात को समझे अच्छे से कि एक्चुअली में प्रकाश क्या है। प्रकाश दोस्तों ब्रह्मांड में सर्वाधिक गति से चलने वाली तरंगे हैं, ऐसी गति जिसमें ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त कर लेती हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, तारे इनका एक बात प्राकृतिक स्रोत है, यानी अगर इन्हें प्राकृतिक स्रोत के रूप में प्राप्त करें तो ये तारों से प्राप्त कर सकते हैं, स्टार्स से, ठीक है। प्रकाश के गुणों के आधार पर इसकी प्रकृति को लेकर वैज्ञानिकों में मतभेद है कि इसके जो गुण हैं उनको लेकर, ठीक है। क्या क्या मतभेद है बताया गया कि न्यूटन ने इसको कणों के रूप में व्याख्यायित किया, जिसे न्यूटन का कणिका सिद्धांत कहा जाता है। हाइजेनबर्ग ने इसको तरंगों के रूप में व्याख्यायित किया, जिसे हाइजेनबर्ग का आप कह सकते हो तरंग सिद्धांत कहते हैं। आइंस्टीन ने ही इसके बारे में बताया कि इन्हें छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट्स या बंडल्स के रूप में बांट सकते हैं, जिन्हें फोटान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोटान, इन्हीं एनर्जी पैकेट्स को, ठीक है। आइंस्टीन के अनुसार जब प्रकाश किरणें किसी सतह से टकराती हैं तो वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती हैं। क्या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती हैं? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यही घटना कहलाती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनों का यही उत्सर्जन कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस बात को हम अच्छे से समझेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है तो पता चला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कुछ और नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है कि इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन। किससे उत्सर्जन? किसी मेटल प्लेट से, ठीक है। तो मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन क्या कहलाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश वैद्युत प्रभाव। हम इसको प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है यदि प्रकाश तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं, देखिए यांत्रिक तरंगों के बारे में भी, तरंगों को तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा पर थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअल में यांत्रिक तरंगे या मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? तो यांत्रिक तरंगे या मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जिन्हें चलने के लिए मीडियम या माध्यम की आवश्यकता होती है, अर्थात वायुमंडल हो, यानी बिना वायुमंडल के। जैसे आप चंद्रमा की सतह पर खड़े हैं और आप बोले तो आपको क्या लगता है कि पड़ोसी जो आपका अगल बगल होगा वो सुन पाएगा? नहीं सुन पाएगा, क्योंकि चंद्रमा की सतह में वायुमंडल का अभाव है और वायुमंडल के अभाव की वजह से यांत्रिक तरंगे जो है वो गमन नहीं कर पाती है, चल नहीं पाती। बात समझ में आया? तो यांत्रिक तरंगों के गमन करने के लिए माध्यम या मीडियम की आवश्यकता होती है, ठीक है। और यांत्रिक तरंगे बिना मीडियम के इधर से उधर ट्रैवल नहीं कर पाती। आप देखते हैं पृथ्वी में आप जब किसी से बात करते तो आपकी बात सुन लेता है, चंद्रमा में नहीं, क्योंकि यहां पर वायुमंडल है। पर चंद्रमा की सतह में भी प्रकाश पहुंचता है, पृथ्वी में भी, क्योंकि वो यांत्रिक तरंगे ना होके वैद्युत चुंबकीय तरंगे होता है, जिनको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि अगर प्रकाश कणों के रूप में तो ये यांत्रिक तरंग है, और यांत्रिक तरंग है तो इसके लिए मीडियम की आवश्यकता होगी। तो उन्होंने काल्पनिक मीडियम की चर्चा की, जिसको ईथर नाम दिया गया। कि उन्होंने कहा कि ईथर नाम के एक काल्पनिक मीडियम है जो इस समय एटमॉस्फेयर में फैला हुआ है, ठीक है। हमारे चारों तरफ ब्रह्मांड फैला हुआ है
और प्रकाश किरण इसी काल्पनिक मीडियम का प्रयोग करते हुए ब्रह्मांड में ट्रेवल करती हैं, ठीक है। परंतु यह स्पष्ट हो गया कि ये विकिरण द्वारा किसी माध्यम में गमन करती हैं, ठीक है, यानी विकिरण का प्रयोग करती, ना तो ये चालन का ही नहीं संवहन का, क्योंकि प्रकाश को आप क्या कहेंगे, प्रकाश को ना तो आप सॉलिड कह सकते हैं, ना लिक्विड कह सकते हो, ना ही गैस कह सकते हैं। तो ये रेडिएशन, चूंकि ये वेव्स हैं, तो ये रेडिएशन का प्रयोग करते हुए पृथ्वी तक आती हैं या कहीं भी जाती। मैं पृथ्वी चूंकि इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम लोग पृथ्वी के निवासी हैं, या किसी भी सतह से टकराती तो वो रेडिएशन का प्रयोग करते हुए, ठीक है, यानी विकिरण का प्रयोग करते हुए, इस बात को याद रखेंगे। तो अगर पूछा जाए जो प्रकाश तरंगे हैं वो पृथ्वी में किस प्रकार आ पाती हैं, तो दोस्तों पृथ्वी में प्रकाश तरंगे विकिरण का प्रयोग करती हैं। किसका प्रयोग करती हैं? विकिरण या रेडिएशन का, ठीक है ना, विकिरण या रेडिएशन का प्रयोग करके प्रकाश किरणें पृथ्वी तक आ पाती हैं, इस बात को याद रखेंगे। प्रकाश की प्रकृति की व्याख्या इन्हें यांत्रिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो किरणें हैं उसको मानकर की जाती है। यानी अभी मैंने आपको बताया कि ये या तो यांत्रिक होंगी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, चूंकि दोनों के लक्षण प्रस्तुत करती है, परंतु ज्यादातर जो है इसको क्या माना जाता है, इसको माना जाता है कि ये भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, क्योंकि इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। परंतु इसके कुछ लक्षण ऐसे जो इनको कणों के रूप में व्याख्यात करते हैं, जिस वजह से इसको यांत्रिक तरंगों की भी संज्ञा दे दी गई। इसीलिए क्या कहा गया भाई प्रकाश को, कि इसके लिए एक माध्यम की आवश्यकता होगी, और उसी माध्यम को ईथर के रूप में बताया गया। तो यानी आप इसको यांत्रिक तरंगे या मैकेनिकल वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या विद्युत चुंबकीय तरंगे दोनों को मान सकते हैं। आप ये कह सकते हैं दोनों फॉर्मेट में, ये यांत्रिक फॉर्मेट में भी है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्मेट में भी है, ठीक है। इसमें यांत्रिक तरंगों के दोनों गुण पाए जाते हैं। कौन कौन से दोनों गुण? यानी यांत्रिक तरंगे या तो दोस्तों अनुप्रस्थ होती है, ट्रांसवर्स, या अनुदैर्घ्य होती हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल। अनुप्रस्थ तरंगे वो होती हैं जो सतह पर उत्पन्न होती है, खासतौर से सॉलिड्स या ठोसों में। अनुदैर्घ्य तरंगे जो होती हैं लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में होती हैं, ठीक है। तो इसलिए प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ तरंगों यानी ट्रांसवर्स वेव्स के और अनुदैर्घ्य तरंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के दोनों के गुण अपने पास रखता है। ये बात समझ में आई आपको, कि अगर इससे पूछा जाए या आपसे पूछा जाए किसके गुण रखता है एक्चुअली में, कि क्या ये अनुप्रस्थ तरंग के गुण रखता है या अनुदैर्घ्य तरंग, तो आप कहेंगे अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों तरंगों के गुण को रखता है। ये अनुप्रस्थ तरंगों के गुण को भी रखता है और ये अनुदैर्घ्य तरंगों के गुण को भी रखता है। यानी आप इसको एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ अनुप्रस्थ है, या एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ अनुदैर्घ्य है, ठीक है। इसीलिए लिखा भी है, इसीलिए कहा जाता है कि प्रकाश किरणें दोहरी हैं। कैसी हैं? दोहरी, यानी दोहरी प्रकृति रखती हैं। क्यों? क्योंकि आप इनको अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य यानी यांत्रिक तरंगों के बाद, और इनको आप मैकेनिकल वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या विद्युत चुंबकीय के रूप में भी व्याख्यायित करते हैं। तो इसीलिए इनको इनकी प्रकृति दोहरी कही गई, ठीक है। ह्यूमर ने बृहस्पति के उपग्रहों, ठीक है, कितने उपग्रह बृहस्पति के? लगभग में हम लोग 63 के आसपास मानते हैं। बृहस्पति के उपग्रहों की सहायता से प्रकाश की चाल का पता लगाया, ठीक है, क्योंकि बृहस्पति के उपग्रहों से आने वाला, बृहस्पति के उपग्रहों तक जाने वाला प्रकाश और टकराकर पृथ्वी तक आने वाले प्रकाश से प्रकाश की चाल से, उसकी दूरी से उसकी चाल का पता लगाया, ठीक है। प्रकाश का वेग दोस्तों 2,99,776 किलोमीटर पर सेकंड है, ठीक है, यहां से आने वाला, ठीक है, यानी 1,86,310 मील पर सेकंड, ठीक। और प्रकाश जो है वो विभिन्न माध्यमों में चाल में कुछ परिवर्तन होता है। दरअसल इसलिए होता है क्योंकि माध्यम जैसे बदलते हैं, तो माध्यम बदलते ही क्या होता है, जैसे आप एक मान लीजिए मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं, तो क्या होगा, या तो रेयर से डेंसर में जा रहे होंगे या डेंसर से रेयर में जा रहे होंगे, तो प्रकाश किरणों में कुछ परिवर्तन होता है। आपने उस दिन एक चीज पढ़ी थी, अगर ये परिवर्तन ना होता तो आपने एक टॉपिक पढ़ा था अपवर्तन, ठीक है, पहले लेक्चर में अपवर्तन या रिफ्रैक्शन पढ़ा था, जिसमें आपने पढ़ा था इफ अ लाइट रे पासेस रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम देन इट्स बेंड ऑन इट्स एक्चुअल पाथ, कि अगर प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो इस तरीके से बेंड हो जाती है। एक्चुअल में लाइन ये थी, ठीक है, जिसको आपने कहा ये जो एंगल बन रहा था कि यह रिफ्रैक्शन है या अपवर्तन है ना। आपको बताया भी गया था कि शेप एंड साइज में जो परिवर्तन होता है उसी की वजह से रिफ्रैक्शन क्रिएट होता है, ठीक है। तो इसीलिए जब माध्यम बदलता है तो जरूरी नहीं कि मीडियम, आप मान लीजिए ग्लास है तो एयर जो है दोस्तों, वो ग्लास जो है वो एयर की तुलना में ज्यादा डेंस होता है, वाटर है वो भी डेंस होता है। तो ये निर्भर करता है कि कौन सा जो माध्यम है वो कितना डेंस है, ठीक है। अगर वो ज्यादा डेंस है तो फिर क्या होगा, प्रकाश की जो चाल है वो थोड़ी घटेगी, और अगर वो कम डेंस है तो जो चाल है वो थोड़ी सी बढ़ेगी। तो ये माध्यम पे निर्भर करता है कि जो आपके पास मीडियम है एक्चुअल में वो मीडियम है क्या, ठीक है। मीडियम जैसा होगा, जितना ज्यादा डेंस होगा उतनी ज्यादा चाल में
डिफरेंस आएगी, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अलग अलग मीडियम पे चर्चा करते हैं। देखिए निर्वात में दोस्तों क्या होता है या वैक्यूम में क्या होता है। वैक्यूम में आप ये कह सकते हैं कि कोई भी रोक टोक नहीं होती। ठीक है, तो वैक्यूम में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है, या आप ये कह सकते हैं कि जो चाल आप पढ़ते हैं प्रकाश की वो एक्चुअल में वैक्यूम में ही होती है। तो वैक्यूम में जो इसकी चाल है वो होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, जो हम लोग लगभग पढ़ते हैं कि हम लोग कहते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो एक्चुअल में ये जो हम लोग चर्चा कर रहे होते हैं, ये निर्वात में प्रकाश की चाल की चर्चा कर रहे होते हैं। यानी जब भी हम लोग इस चाल की बात करेंगे कि भाई एक्चुअल में प्रकाश की चाल जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड ये कहां है, तो आप कहेंगे सर ये चाल एक्चुअली वैक्यूम में है, क्योंकि वैक्यूम में क्या होता है वैक्यूम में सबसे ज्यादा जो है वो आप कह सकते हैं कि आपको कोई माध्यम में दोहराव नहीं मिलेगा या माध्यम डेंस नहीं होगा। ठीक है, तो निर्वात में जो है इसकी चाल सर्वाधिक होती है, इस बात को आप याद रखेंगे। कितनी होती है भाई? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो प्रकाश की चाल हम लोग पढ़ते हैं वो एक्चुअली में निर्वात में पढ़ते हैं। ठीक है, जल में इसकी चाल दोस्तों भिन्न होती है। जल में प्रकाश की चाल 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। देखिए काफी कम हो जाती है, 0.75 लाख किलोमीटर कम से लगभग आप मानिए 75,000 किलोमीटर पर सेकेंड की चाल घट जाती जल में। यानी क्यों? क्योंकि भाई वैक्यूम की तुलना में जो जल है वो ज्यादा डेंस है, मीडियम तो है। और देखिए आप देखिए अगर यही साउंड वेव्स होती तो हम मान सकते थे कि भाई साउंड वेव्स को मीडियम चाहिए प्रकाश किरणों को मीडियम नहीं चाहिए। कि आप कहेंगे सर जल ज्यादा डेंस है तो प्रॉब्लम क्या है, तो इसको मीडियम नहीं चाहिए, इसको रिफ्रैक्शन से बचना है। तो इसीलिए 2.25 हो जाती, घट जाती। जैसे जैसे मीडियम डेंस हो रहा देखेंगे आप घटती चली जाएगी। यही देखिए जल जो है वो कांच जो होता है वो जल से ज्यादा डेंस होता है। भाई ये है क्या? ये सुपर कूल्ड लिक्विड ही तो है, ये लिक्विड है, ये सुपर कूल्ड लिक्विड है जमा हुआ। तो आप देखेंगे यहां पर चाल जो है वो और घट जाती, यहां पे चाल रह जाती 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, जबकि ऊपर क्या चाल थी 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और इससे पहले क्या थी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। और यहां चाल घट के कितनी रह गई 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो आप देख रहे हैं चाल तेजी से गिर रही। कैसे? जैसे जैसे आप देख रहे हैं माध्यम डेंस होता जा रहा है वैसे वैसे आप गौर कर रहे हैं कि दोस्तों चाल में कमी आ रही, माध्यम के डेंस होने से चाल में कमी आ रही। अगला माध्यम देखते हैं हम लोग दोस्तों, पहला कृत्रिम रेशा जिसको नायलॉन बोलते हैं। नायलॉन के बारे में आपने सुना होगा कि नायलॉन जो है लैब में बना हुआ पहला कृत्रिम रेशा, ये मतलब आर्टिफिशियल जो फाइबर है। तो ये सबसे ज्यादा डेंस है, इसलिए यहां पे चाल देखिए कितनी है 1.96 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहां चाल और भी तेजी से कम हो गई, लगभग आप इससे देखें तो 1 लाख किलोमीटर के आसपास चाल कम हो गई। यानी नायलॉन में जो चाल है वो वैक्यूम से अगर आप तुलना करें तो लगभग दोस्तों 1 लाख किलोमीटर, वैसे तो एग्जैक्टली 1,04,000 किलोमीटर के आसपास कम हुई है, पर आप अप्रोक्सीमेशन माने तो 1 लाख किलोमीटर लगभग कम हो गई है ना। तो अच्छी खासी चाल में कमी है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ माध्यम है जिनमें आपको चाल बताई गई, ये जो लगभग पूछे जाते हैं वनडे एग्जामों में। वैक्यूम में आप याद रखेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, जल में 2.25 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और कांच में इसकी हो जाती है 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। नायलॉन में यही चाल हो जाती है 1.96 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इसी चाल से यानी वैक्यूम की चाल से सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 498 सेकेंड, या 498 सेकेंड को अगर दोस्तों मिनट में बदलें तो लगभग ये 8 मिनट 17 या 18 सेकेंड, मोटा मोटा हम 16 सेकेंड मान लें। ठीक है, 16 सेकंड से लेके 20 सेकंड के बीच में कहीं कहीं देखने को मिलता है आपको। तो लगभग 8 मिनट 16 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है। आप इसको 8 मिनट 20 सेकंड ही मान लें, या एग्जैक्टली 498 सेकंड का। ठीक है, तो अगर आप सूर्य से दूरी निकालना चाहें तो 498 को गुणा कर सकते हैं 3 लाख से। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको निकाल भी सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है चंद्रमा। चंद्रमा से दोस्तों पृथ्वी तक आने में प्रकाश कितना समय लगता है? चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को टाइम लगता है 1.3 सेकंड, यानी 1 सेकंड तो पूरा, और 0.3 नैनो सेकंड का समय लगता है चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में। क्यों? क्योंकि जो चंद्रमा से दूरी है वो दूरी है 3,84,000 किलोमीटर। कितनी दूरी है? 3,84,000 किलोमीटर। ठीक, ये चीज समझिए। और 3,84,000 किलोमीटर जो दूरी है, तो प्रकाश की वैक्यूम में चाल ही 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। इस बात को समझिए ना। तो चूंकि चाल है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड और 84,000 किलोमीटर और चल रहा है, तो इस 84,000 किलोमीटर के लिए 0.2 या 0.3 नैनो सेकंड का समय वो और ले लेता है। ठीक है, इस बात को समझिए ना। तो ये ओवरऑल समय जो लगा आपका वो 1.3 सेकंड के आसपास समय लगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग।
दर्पण या मिरर, पहले तो आप ये जानिए दर्पण या मिरर होता क्या है। देखिए, एक कांच का ऐसा टुकड़ा, ठीक है, जो एक साइड पॉलिश्ड हो, कैसा हो, पॉलिश्ड हो, उसे दर्पण कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मिरर। कांच का टुकड़ा तो दोस्तों लेंस भी होता है, पर लेंस जो होती है वो अनपॉलिश्ड होता है, यानी लेंस जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, लेंस के आर पार आप देख सकते हैं, जो देखा होगा आपने स्पेक्टिकल्स वगैरह या चश्मे वगैरह में लगाया जाता है। जबकि मिरर जो होता है वो एक साइड पॉलिश्ड होता है, ठीक है, वो इमेज क्रिएट करता है, मिरर में आप आर पार नहीं देख सकते। तो यहां जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं वो दर्पण की बात कर रहे हैं, यानी मिरर की बात कर रहे हैं, उस कांच के टुकड़े की जो एक्चुअली में पॉलिश्ड होता है, आप कह सकते हैं पॉलिश होती है जिसमें, ठीक है, तो हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। देखिए, इसमें लिखा भी है कि एक्चुअल में दर्पण की एक सतह पॉलिश होती है। हम लोग अभी इसी पे चर्चा भी कर रहे थे कि एक्चुअल में जो पॉलिश्ड ग्लास का टुकड़ा होता है वो कहलाता है दर्पण। ठीक है, अभी आपके सामने जो स्क्रीन पे एक टेलीविजन दिखाई दे रही है, एक्चुअली में आप इसको गौर से देखें तो इसका भी एक साइड पॉलिश्ड है और ये एक मिरर की बात ही कार्य कर रहा है, ये लेंस की बात नहीं कार्य कर रहा है। इस पे आप अपना चेहरा भी देख सकते हैं। आप लोग देखते हैं जब आपका मोबाइल स्क्रीन जो होता है वो बंद होता है तो एक्चुअली एक साइड उसमें पॉलिश्ड होती है, इस वजह से वो भी आपके लिए मिरर का कार्य करता है, आप उसमें भी अपने चेहरे को देख सकते हैं। ठीक है, तो एक सतह पॉलिश्ड होती है। ये दोस्तों पहले तो केवल कांच के बनाए जाते थे, आजकल प्लास्टिक के भी बनने लगे हैं, फाइबर्स के भी, पर पहले इसके लिए केवल ग्लास का प्रयोग होता था। तो ये शीशे अथवा प्लास्टिक के बने होते हैं। ठीक है, पॉलिश वाली सतह प्रकाश का परावर्तन करती है। मिरर में हमें कोई चीज क्यों दिखाई देती है? मिरर में हमें कोई चीज इसलिए दिखाई देती है क्योंकि उससे टकराकर प्रकाश आपकी रेटिना में पड़ता है, और रेटिना में प्रकाश जब पड़ता है तो वस्तु आपको दृश्यगत होती है। क्योंकि हम लोगों ने परावर्तन का सिद्धांत क्या पढ़ा था कि हमें कोई वस्तु तभी दृश्यगत होती है जब कोई वस्तु से टकराकर प्रकाश हमारी आंखों में पड़े, यही तो बात हुई थी। और टकराकर प्रकाश आंखों में पड़ता है, इसका मतलब वो किस सिद्धांत को फॉलो करती? परावर्तन का। तो इसी परावर्तन के कारण आपको अपनी छवि दिखाई पड़ती है। ठीक है, ये तो आप ये बात याद रखेंगे कि मिरर एक्चुअल में किस सिद्धांत पे कार्य करता है। देखिए, लेंस इसकी तुलना में अपवर्तन का सिद्धांत फॉलो करता है क्योंकि उससे प्रकाश किरण आर पार चली जाती, पर दर्पण के आर पार नहीं जा पाती। तो एक्चुअल में देखा जाए तो दर्पण जो है वो रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है या परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है, यानी अर्थात उससे टकरा के जो प्रकाश किरण है वो कैसी होती है? उससे टकरा के प्रकाश किरण रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी रेटिना पड़ती है, जिससे क्या होता है? हमें अपनी छवि दिखाई देती है। इस बात को याद रखेंगे आप। ठीक है, सामान्यतः दर्पण दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। मिरर आप जब लेंस पढ़ेंगे तो लेंस 2 टाइप्स के पढ़ेंगे, और मिरर एक्चुअल में 3 टाइप के पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से? पहला होता है उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स, क्या बोलते हैं इसको? कॉन्वेक्स मिरर। दूसरा होता है अवतल दर्पण या कॉनकेव, इसको कॉनकेव मिरर बोलते हैं। ठीक है, तीसरा होता है समतल दर्पण या प्लेन मिरर, इसको प्लेन मिरर के नाम से बुलाया जाता है। तो ये 3 प्रकार के मिरर आपने पढ़े हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कितने प्रकार के बताए आपको? 3 प्रकार के। पहला उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण, तीसरा समतल दर्पण। इसी उत्तल दर्पण को बताया आपको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स, अवतल दर्पण को कॉनकेव और समतल दर्पण को प्लेन। इसकी शेप लगभग इस प्रकार की होती है। ठीक है, ये एक तल से उभरा हुआ होता है, इसलिए इसका नाम होता है उत्तल। उत्तल मतलब जिसका तल उभरा हुआ हो। ठीक है, दूसरा होता है अवतल यानी कॉनकेव। ये देखिए गुफा के शेप का दोस्तों, इसको ऐसे समझिए, देखिए गुफा की तरह धसा हुआ होता है, और केव माने क्या होती? गुफा होती कि नहीं? तो कॉनकेव यानी अवतल, जिसका तल धसा हुआ हो, यानी अवतल। ठीक है, जिसका तल अंदर की ओर दबा हुआ हो। तीसरा होता है समतल दर्पण या प्लेन मिरर। ये दोस्तों इस तरीके से सिंपल इसकी एक शेप होती है, इसकी कोई स्पेशली शेप नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसका जो तल होता है वो प्लेन होता है। तो अब आप कितने प्रकार के दर्पण आपने पढ़े? पहला कॉन्वेक्स या इसको बोलते हैं उत्तल, जिसका तल उभरा हुआ हो। दूसरा कॉनकेव या ये जो इस तरह से गुफा की तरह धसा हुआ होता है। ठीक है, या अवतल भी बोलते हैं। तीसरे को बोलते हैं प्लेन या समतल, जिसका तल जो है वो समान होता हो। ठीक है, तो कितने प्रकार के हो गए? उत्तल, अवतल और समतल, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन। देखिए, समतल दर्पण का जो दोस्तों होता है तल समान होता है। कैसा? अभी हमने आपसे बताया ना, समतल दर्पण का तल समान होता है, आप फिगर में भी देख सकते हैं इस वाले में। उत्तल का तल जो है वो उभरा हुआ होता है, हम लोगों ने भी देखा कि देखिए किस प्रकार से, इस प्रकार से इसका तल जो है वो उभरा हुआ होता है, एक तरफ से उठा हुआ होता है। और अवतल, उसका नाम ही बता रहा है कि इसका जो तल है वो एक तरफ का दबा हुआ होता है। भाई नाम ही बता रहा है कि अवतल, कि इसका तल जो है वो एक तरफ से दबा हुआ होगा। ठीक है, तो अवतल जो होगा उसका तल दबा हुआ होगा, उत्तल का तल उभरा हुआ होगा, और समतल का तल कैसा होगा? समान होगा। तो आप इस बात को याद रखेंगे कि जिसका तल समान
वो सम माने समान, तल जिसका तल उभरा यानी उत माने ऊपर, तल यानी जिसका उत्तल यानी जिसका तल उभरा हुआ हो। अवतल जिसका तल अव मतलब धसा हुआ हो। ठीक है, तो आप किसे कहेंगे अवतल या कॉनकेव जिसका तल धसा हुआ हो। आप कॉन्वेक्स या उत्तल किसे कहेंगे जिसका तल उभरा हुआ हो। समतल या प्लेन किसे कहेंगे जिसका तल प्लेन हो। ठीक है, तीनों प्रकार के दर्पण गतिशील वस्तु के साथ भिन्न भिन्न व्यवहार करते हैं। यानी अगर कोई वस्तु इनके सामने गतिशील अवस्था में है तो इनके व्यवहार में चेंजमेंट आ जाता है, ये अलग अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। ठीक है, कैसे? समतल दर्पण के जैसे आप नजदीक आने से या दूर जाने पे प्रतिबिंब पर कोई असर नहीं पड़ता। यानी समतल दर्पण के आप कितना भी आगे पीछे आसपास जाइए, आपका जो इमेज है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी इमेज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसकी तुलना में अवतल दर्पण जो दोस्तों कॉन्वेकेव जिसको हम लोग कहते हैं, आप जब उससे दूर जाते हैं तो प्रतिबिंब बढ़ता जाता है तथा पास आने पे घटता जाता है। ठीक है, कैसा होता है प्रतिबिंब? जैसे जैसे आप उससे दूर जाएंगे तो क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जाएगा।